एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी वर्णमाला के बारे में। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में कवर करेंगे। और इस वीडियो के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की नीड नहीं होगी। तो इस वीडियो में मैं सारी की सारी जितने भी होते हैं स्वर, व्यंजन, उच्चारण, स्थान, घोष, अघोष, जितने भी टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब इस वीडियो में हम कवर करेंगे। उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णमाला के वर्णों का उच्चारण, स्थान, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, इन सभी टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा वर्ण। पहले हम समझेंगे वर्ण हम किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। एग्जाम में ये दो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई और लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो उच्चारण की दृष्टि से जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी? वर्ण हो जाएगी। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम भाषा। भाषा किसे कहते हैं? जिससे हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भावों को अभिव्यक्त करने का साधन क्या होता है? भाषा होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण या अक्षर को हम क्या कहते हैं? भाषा की मूल इकाई कहते हैं। मूल इकाई इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो होता है एक ही वर्ड से बनता है। मान लीजिए अ है तो वो अ से ही बनेगा, उसमें किसी और स्वर की हेल्प नहीं ली जाएगी। तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? भाषा की मूल इकाई होती है। क्या होती है भाषा की मूल इकाई? वर्ण या अक्षर। नेक्स्ट है, अब हमारा टॉपिक आता है वर्णमाला। हमने पहले पढ़ा वर्ण किसे कहते हैं और अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक वर्णमाला। वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है? वर्णों के समुदाय को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में जो वर्णमाला की संख्या होती है वो होती है 52। हिंदी में वर्णमाला की संख्या कितनी होती है? 52। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। नेक्स्ट है वर्णों के भेद। वर्णों के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। हिंदी में स्वर जो होते हैं वो होते हैं 11 और जो व्यंजन होते हैं वो होते हैं 33 यानी 33। वर्णों की संख्या जो 52 होती है उन्हें अलग अलग भागों में व्यक्त किया गया है। कौन कौन से होते हैं? पहला है स्वर। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। हमारे व्यंजन कितने थे? 33 थे। तो उसमें जो होते हैं 3 ऐड होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो होते हैं 25 होते हैं। क से म तक जितने भी व्यंजन होते हैं 25 वो किस में आ जाते हैं? स्पर्श व्यंजन में। क, ख, ग, घ, ड़, ये जो जितने भी होते हैं क से म तक ये किस में आ जाएंगे? स्पर्श व्यंजन में। आगे मैं बताऊंगी इनको भी। नेक्स्ट है हमारा अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं, आगत व्यंजन हमारे 2 होते हैं और अयोग वहां भी हमारे कितने होते हैं? 2 होते हैं। इनको डिटेल में हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। ये मैंने आपको बता दिया, वर्णमाला के भेद 2 होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब स्वर और व्यंजन को हम डिटेल में पढ़ते हैं। स्वर जो होते हैं हमारे वो 3 से मिलकर बनते हैं, हर्ष, दीर्घ और प्लूत से। और जो व्यंजन होते हैं हमारे वो स्पर्श व्यंजन, ये मैंने भी आपको बता दिया है, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। इसके अलावा जो हमारे वर्ण होते हैं वो होते हैं संयुक्त, आगत, अयोगवह एंड अन्य। ये सारे क्या होते हैं? हमारे व्यंजन होते हैं। लेकिन जो काउंट होते हैं वो होते हैं 3 में, जिनसे मिलकर हमारे व्यंजन 33 होते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे वो? स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म व्यंजन। नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको पता चल गया स्वरों के भेद एंड व्यंजन के भेद। अब इनको हम डिटेल में कवर करेंगे। स्वर किसे कहते हैं? व्यंजन किसे कहते हैं? हर्ष, दीर्घ, प्लूत के बारे में पढ़ेंगे। स्पर्श, अंतस्थ, अयोगवह, संयुक्त के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा स्वर। स्वर किसे कहते हैं? मैंने आपको ऊपर बताया था हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के
तथा किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। छोटी सी डेफिनेशन समझिए इसकी, जो स्वतंत्र हो, अपने आप में स्वतंत्र हो, जिसे बोलने में किसी की हेल्प ना लेनी पड़े, वो क्या कहलाते हैं? हमारे स्वर कहलाते हैं। अर्थात स्वर का जो अर्थ होता है, ऐसा अक्षर जिसका उच्चारण बिना किसी सहायता के होता है, अर्थात जिनका उच्चारण स्वयं होता है। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि जिनको बोलने में हम किसी की हेल्प नहीं लेते, जो स्वतंत्र होते हैं, स्वयं से बोले जाते हैं, क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। स्वर को हम क्या कहते हैं? स्वर को हम अच भी कहते हैं। स्वरों की संख्या मैंने बताई थी 11 होती है। कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, ऊ, ऋषि, ए, ओ, औ। ये सारे क्या होते हैं? हमारे स्वर होते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, याद रखना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्वरों के भेद। स्वरों के भेद मैंने आपको बताए ऊपर 3 होते हैं, हर्ष, दीर्घ, प्लुत। कौन कौन से होते हैं स्वरों के भेद? 3 होते हैं, हर्ष, दीर्घ, प्लुत। कौन कौन से होते हैं? हर्ष में कौन कौन से आ जाएंगे? अ, ई, उ, ऋषि। इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे ये मैंने आपको बताया ऊपर 11 होते हैं, तो ये जो हर्ष स्वर आ जाएंगे, तो ये आप देख रहे हैं विषम संख्या पर आ रहे हैं, 1, 3, 5, 7। तो जो विषम संख्या पे आएंगे स्टार्टिंग में, यहाँ से आप देखिए जो विषम पर आ रहे हैं, जो ये विषम संख्या वाले होते हैं, अ, ई, उ, ऋ, ये किस में आ जाएंगे? हमारे हर्ष स्वर में आ जाएंगे। और जो बाकी बचते हैं 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, ये किस में आ जाएंगे? दीर्घ में आ जाएंगे। ये इसकी ट्रिक है, आप याद भी कर सकते हैं इस तरीके से। और प्लुत में केवल आपको एक ही याद रखना है, जो ओम होता है, जैसे हम बोलते हैं ना ओम, जो लहर के साथ बोला जाता है, जिसमें ज्यादा टाइम लगता है बोलने में, वो क्या। अब ये समझते हैं हर्ष स्वर होते क्या है। जिसके उच्चारण में कम ताकत लगती हो, क्या कहलाए जाएंगे? वो हर्ष स्वर कहलाए जाएंगे। कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, ऋ, 4 होते हैं, याद रखने हैं। और हर्ष स्वर को हम मूल स्वर भी कहते हैं, ये लिखा हुआ है। क्या कहते हैं? हर्ष स्वर को हम मूल स्वर भी कहते हैं। एक मात्रा का समय लगता है इसमें। क्या लगता है? एक मात्रा का समय। मतलब क्या है? इसमें जो होता है ना, हमें किसी और वर्ण की जरूरत नहीं होती। अ है, एक से मिलकर बन रहा है, ई है, एक से मिलकर, उ भी, री भी, तो ये सब क्या होते हैं? एक मात्रा से मिलकर बनते हैं, तो वो हमारे हर्ष स्वर कहलाते हैं। जिनमें कम ताकत लगती हो, कम समय लगता हो, वो हमारे हर्ष स्वर कहलाते हैं। मूल स्वर भी हर्ष स्वर होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। नेक्स्ट है हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है? इन स्वरों के उच्चारण में हर्ष से 2 गुना समय लगता है। दीर्घ मतलब क्या हो रहा है? बड़ा, तो इसमें क्या लगेगा? 2 गुना समय लगेगा। किससे? हर्ष स्वर से। हर्ष स्वर से 2 गुना समय जिसमें लगता है, वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 7। इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई दी, सम संख्या वाले 2, 4, 6, इसके अलावा 9, 10, 11 भी किस में आ जाते हैं? हमारे दीर्घ स्वर में आ जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। और इसमें क्या होता है कि 2 मात्राओं का समय लगता है। हर्ष में 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ में 2 मात्राओं का समय लगता है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा हम क्या कहते हैं? अंतिम 4 स्वर को संयुक्त मिश्र या संधि स्वर भी कहते हैं। अंतिम 4 कौन कौन से होते हैं? ये जो आपको दिख रहे हैं, ए, ओ, ये जो 4 होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? संयुक्त मिश्र या संधि स्वर भी कहते हैं। तो पहला हो जाएगा हमारा अ प्लस ई। तो ये किससे मिलकर बन रहा है? अ प्लस ई से मिलकर हमारा क्या बन रहा है? ए बन रहा है। तो जो ये ए है, फिर इसमें अ जोड़ेंगे, फिर ए से ए बनेगा। नेक्स्ट है अ, फिर इसमें हम क्या मिलाएंगे? उ। अ में उ मिलाने से ओ बनता है, और फिर इस ओ को ए में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। ठीक है, ये आपके क्या कहलाते हैं? संयुक्त मिश्र या संधि स्वर कहलाते हैं। ये याद रखना है, ये स्वर होते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लुत स्वर। इनके उच्चारण में 2 से अधिक मात्राओं का समय लगता है।
हर्ष स्वर में क्या था, थोड़ा कम समय लगेगा। दीर्घ स्वर में क्या था, 2 गुना समय लगेगा। और प्लूत स्वर में क्या होता है कि इनके उच्चारण में 2 से अधिक मात्राओं का समय लगता है। पहले वाले में था 1 मात्रा का, दीर्घ में था 2 मात्रा का, और प्लूत में है 3 मात्राओं का। जिसमें भी आपको ये 3 वर्ड दिखे ना, ये जिसमें भी आपको ये 3 वर्ड दिखे, वहां पर आपको आंख बंद करके प्लूत स्वर को मार देना है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका स्वर समाप्त होता है। अब पढ़ते हैं हम व्यंजन किसे कहते हैं, कितने भेद होते हैं, उन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो व्यंजन किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। ऊपर क्या बताया था, स्वर में बताया था कि जिसमें किसी की सहायता नहीं ली जाती हो, जो स्वतंत्र हो, वो स्वर कहलाते। स्वर और स्वतंत्र से आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, स्वर स्वतंत्र। स्वर कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जो व्यंजन होते हैं हमारे, वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन को हम क्या कहते हैं, व्यंजन को हम हल भी कहते हैं। स्वर को क्या कहते थे, अच, और व्यंजन को क्या कहते हैं, हल, क्योंकि इसके नीचे क्या होता है, हलंत लगा होता है, इसीलिए हम इसे व्यंजनों को क्या कहते हैं, हम हल कहते हैं। इसमें 2 लाइनें आपको याद करनी है, नोट लिख लीजिएगा आप, जहां भी आपको नोट कर रहे हो ये सब, वहां पर आपको 2 चीजें नोट कर लेनी है। स्वर रहित व्यंजन के नीचे हल का चिन्ह लगाया जाता है। ये चीज एक्सप्लेन करती हूँ मैं। जैसे कि आप लिखते हो क, तो ये खाली क एक वर्ड से मिलकर नहीं बना है, ये 2 से मिलकर बना है, क प्लस अ। व्यंजन में हमने स्वर की हेल्प ली, तब जाकर हमारा संपूर्ण व्यंजन बना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा, इनके साथ जब किसी स्वर का मेल होता है, जैसे कि मैंने बताया क में हमने अ जोड़ा था, जिनके साथ जब किसी स्वर का मेल हो जाता है तो हल का चिन्ह हट जाता है। जैसे मैंने अभी आपको ये बताया था, क प्लस अ, तो हम इसको जब लिखते हैं तो हम लिखते हैं क, तो इसमें क्या हो गया, हलंत को हमने हटा दिया। जब इसमें स्वर का मेल हो गया तो हमने इसमें क्या कर दिया, हलंत को हटा दिया। जब मेल होता है तब हम हलंत को हटा देते हैं और स्वर की मात्रा का संयोग हो जाता है, क्योंकि वो दोनों ऐड हो गए, क प्लस अ मिलकर हमारे क्या बना दिया, क बना दिया। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब पढ़ेंगे व्यंजन के भेद कौन कौन से होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं उसके अंदर। मैंने आपको ऊपर बताया था स्पर्श व्यंजन में क से म तक आता है, तो वही चीज हम इसमें पढ़ेंगे। स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं हमारे क से म तक। तो इसमें क्या क्या होता है, स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ण होते हैं, 25 वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आपको ये 5 याद रखने हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। पांचों के पांचों आपको अच्छे से याद होने चाहिए। इसी से क्वेश्चंस बार बार बनते हैं, हर पेपर में बनते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट यही टॉपिक है, स्पर्श व्यंजन। अगर आपको ये चीजें याद हो गई तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हैं। तो क वर्ग में क्या हो जाएगा, क ख ग घ ड़। च वर्ग में च छ ज झ अय। ट में ट ठ ड ढ अण। त में त थ द ध न। प में प फ ब भ म। अगर आप इसे सॉन्ग की वे में याद करेंगे तो आपको आसानी से ये याद हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है स्पर्श में कितने व्यंजन होते हैं, 25 होते हैं, 25 वर्ण होते हैं स्पर्श में। इसके बाद है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में कितने होते हैं, 4 होते हैं, य र ल व। इस आप ना इसे मिला के पढ़ सकते हैं, य र ल व। आप ऐसे याद रख सकते हैं, य लव। इस टाइप से आप याद करेंगे ना तो आपको इजी पड़ेगा और अच्छे से याद हो जाएंगे। ये ट्रिक है इसकी, आप ऐसे लगा सकते हो। नेक्स्ट है आपका ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से आ जाएंगे, श, स, स, ह। इसमें भी आपके कितने वर्ण होते हैं, 4 वर्ण होते हैं। इसको भी आप मिला के पढ़ेंगे ना तो आसानी से आपको याद हो जाएंगे। तो ये तीन जो थे वो व्यंजन के भेद थे। नेक्स्ट है आपका आगत। आगत में क्या हो जाएगा, झ और फ। इसके नीचे ये जो बिंदी लग रही है ना, आप देख रहे हैं, तो ये चीजें किस में आती हैं, आगत में आती हैं। कोई सा भी वर्ण हो जिसके नीचे भी ये बिंदी सी आ जाएगी, वो आगत में आ जाएंगी। तो कितनी संख्या होती है इसकी, 2 होती है। और ये विदेशों से आए हुए हैं, इस वजह से इसमें ये चीजें लगती हैं। इसके अलावा है आपका संयुक्त व्यंजन। ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये चीजें पूछी जाती हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ये 4 क्या होते हैं, हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। आपको ये चीजें आपको याद होनी चाहिए अच्छे से। अब देखिए
ये जो हमारे चार होते हैं ये भी दो दो के मेल से बनते हैं। संयुक्त व्यंजन है उसकी डेफिनेशन ही है, ये जो दो या दो से अधिक व्यंजनों की हेल्प से बनते हो वो क्या कहलाते हैं, हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इसकी डेफिनेशंस और डिटेल में हम इसे आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये देखिए कि जो श होता है वो क और श से मिलकर बनता है। ये डायरेक्ट ऑप्शन में पूछ लिए जाते हैं कि श किस किस से मिलकर बनता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। एक चीज इसमें मेन क्या है कि जो फर्स्ट वाला होता है ना इस पर हलंत लगा होता है और जो ये आगे वाले होते हैं इस पर हलंत नहीं लगा होता, तो यही चीजें कंफ्यूज करती हैं ऑप्शन चुनने में कि किस पर हलंत है किस पर नहीं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, फर्स्ट वाले पे हलंत होगा लेकिन आगे वाले पे हलंत नहीं होगा। तो क्ष मिलकर बनता है क और श षटकोण से, त्र मिलकर बनता है त और र से, ज्ञ मिलकर बनता है ज और अय से, श मिलकर बनता है श, ये तो साउंड में ही आ रहा है श श र, तो नेक्स्ट चलते हैं। अब है हमारा अयोगवाह। अयोगवाह कितने होते हैं, हमारे दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अंगः अहिया, जो जिसके पीछे विसर्ग लगा होता है और जो ऊपर लगता है, जैसे कि अंगूर हो गया और तह हो गया, या कोई भी आप वर्ड ले सकते हैं जो पीछे की साइड लगता है वो और जो ऊपर लगता है, ये दोनों क्या कहलाते हैं, हमारे अयोगवाह कहलाते हैं। इसके अलावा है अन्य। अन्य में कौन सा हो जाएगा, ड और ड, इसके नीचे बिंदी आएगी वो हमारा क्या कहलाया जाएगा, अन्य। ये भी कितने होते हैं, दो वर्ण होते हैं। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैं शुरू से एक्सप्लेन करती हूँ व्यंजन के भेद। पहला था हमारा स्पर्श व्यंजन जिसमें 25 वर्ण होते हैं क से म तक। उसके बाद था हमारा अंतस्थ जिसमें होते हैं 4 वर्ण य र ल व। इसके बाद था ऊष्म व्यंजन जिसमें होते हैं 4 वर्ण श स स ह। उसके बाद हमारा क्या था, उसके बाद था हमारा आगत जिसमें ज और फ होते हैं जिसमें 2 वर्ण होते हैं। इसके बाद है संयुक्त अक्ष त्र ज्ञ श्र, इसमें भी 4 होते हैं। नेक्स्ट था हमारा अयोगवाह जिसमें 2 होते हैं, अनुनासिक और अनुस्वार। नेक्स्ट है हमारा अन्य जिसमें 2 होते हैं, ड़ और ढ। ये चीजें आपको याद करनी है अच्छे से, इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अयोगवाह कौन कौन से होते हैं या संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से होते हैं, ये चीजें आपसे पूछी जाती है। तो आपको इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इससे। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण जो उच्चारण के आधार पर होता है। तो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। उच्चारण की विविधता के आधार पर व्यंजनों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। भेद भी पढ़ेंगे तो भी 3 होंगे, लेकिन उच्चारण की विविधता के आधार पर पढ़ेंगे तब भी 3 होंगे। कौन कौन से, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। ये मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया है। स्पर्श में 25 होते हैं क से म तक, अंतस्थ में 4 वर्ण होते हैं य र ल व, ऊष्म में भी 4 होते हैं श स स ह। अब इनकी डेफिनेशन के साथ इनको अच्छे से मैं आगे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो फर्स्ट है हमारा स्पर्श व्यंजन। क्या होते हैं स्पर्श व्यंजन, इसकी डेफिनेशन देखते हैं, बहुत बार पूछी गई है तो अच्छे से पता होनी चाहिए। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा मुख के किसी भाग को स्पर्श करती है, जहां पर भी स्पर्श की बात आ जाएगी ना वो क्या हो जाएगा, हमारा स्पर्श व्यंजन। तो ये आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, स्पर्श की बात जहां भी आ जाएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, स्पर्श व्यंजन हो जाएगा। क से म तक जितने भी होते हैं वो सारे किस में आ जाएंगे, स्पर्श व्यंजन में। 5 तरह के वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो ये पांचों के पांचों वर्ग आपको अच्छे से याद होने चाहिए। मैं भी आपको इसका उच्चारण स्थान भी बताऊंगी आगे, वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट है हमारा अंतस्थ जिनके उच्चारण में वायु को थोड़ा रोककर कम शक्ति के साथ छोड़ा जाता है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन। तो इसमें याद रख सकते हैं हम वायु को थोड़ा रोककर, तो ये इसकी ट्रिक हो जाएगी। स्पर्श वाले में स्पर्श वर्ड आ जाएगा, जिनके उच्चारण में वायु को थोड़ा रोककर कम शक्ति के साथ छोड़ा जाता है वो हमारे क्या कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन। कौन कौन से होते हैं, य र ल व, य र ल व। मेरे साथ साथ बोलिए, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। और अंतस्थ व्यंजन को हम यण भी कहते हैं, तो ये चीज भी आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में क्या होता है कि वायु धीरे धीरे रगड़ के साथ निकलती है। धीरे धीरे रगड़ किस में आ जाएगा, ऊष्म में। और इसकी एक ट्रिक ये भी है, घर्षण के साथ, जिसमें भी वर्ड दिख जाए आपको घर्षण के साथ, वो क्या हो जाएगा, हमारा ऊष्म व्यंजन हो जाएगा। ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से आ जाते हैं, श स स ह, इसमें भी 4 होते हैं, ये भी आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त व्यंजन जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन भी कई बार आई है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए।
दो अलग अलग व्यंजनों के योग से जो बनते हैं वो संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ये चार हो जाएंगे। ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी ऊपर किस किस से मिल। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अयोगवाह। अयोगवाह भी मैंने आपको ऊपर बताया था, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार क्या हो जाएंगे? जिसके ऊपर बिंदी आती है, और जो विसर्ग है वो साइड में आती है, जैसे अत है, इस टाइप से लगती है ना। तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं पहले। जैसे चंचल हो गया, दंत हो गया, कंठ हो गया, ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? अनुस्वार के। और विसर्ग वाले एग्जाम्पल देखते हैं, हरि, प्रातः, अतः आदि। तो ये सारे किस में आ जाएंगे? हमारे विसर्ग में आ जाएंगे। अब इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अनुस्वार क्या होते हैं? स्वर के बाद बोला जाने वाला हलंत क्या होता है? हमारा अनुस्वार होता है, जैसे चंचल, इस टाइप से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विसर्ग। विसर्ग का प्रयोग किसी स्वर के बाद होता है। विसर्ग का पृथक उच्चारण होता है। जैसे हम बोलते हैं ना हरि, ह के ह वे में साउंड होता है। जो विसर्ग होता है हमारा ह वे में साउंड होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स कह लो या कुछ नोट कह लो इसको, कि ये चीजें भी आती हैं। डायरेक्ट पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं, पार्श्विक व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इनको भी एक्सप्लेन करती हूँ मैं। तो पहला है हमारा अर्ध स्वर। अर्ध स्वर में कौन कौन से हो जाएंगे? य और व। नेक्स्ट है हमारा पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन में क्या आ जाएगा? ल आ जाएगा। इसके बाद है हमारा लुंठित व्यंजन। लुंठित में क्या आ जाएगा? र। नेक्स्ट है हमारा उत्क्षेपित व्यंजन। उसमें कौन सा आ जाएगा? ड और ड़। अन्य जो व्यंजन थे वो उत्क्षेपित व्यंजन कहलाते हैं। इसके अलावा है नासिक्य। नासिक्य में क्या हो जाएगा? लास्ट वाले जो होते हैं, जो स्पर्श व्यंजन होते हैं ना, क से म तक, उसमें जो लास्ट वाला होता है, फिफ्थ वाला जो होता है, ड, अय, अण, न, म। मैं आपको शो करती हूँ। ये जो लास्ट वाले होते हैं ना, सारे के सारे पांचों वर्ग के, तो ये हमारे किस में आ जाते हैं? नासिके व्यंजन में आ जाते हैं। ये सारे किस में आ जाते हैं? नासिके व्यंजन में आ जाते हैं। नेक्स्ट है काकलिय या स्वर यांत्रीय व्यंजन। ये कौन सा होता है? ह जो होता है वो काकलिय या स्वर यांत्रीय व्यंजन होता है। नेक्स्ट है हमारा संवृत स्वर। संवृत स्वर कौन कौन से होते हैं? ई, ई, उ, री। क्या क्या हो जाएगा? ई, उ, री। इस टाइप से आप याद कर लेना तो आपको इजी पड़ेगा। नेक्स्ट है अर्ध संवृत स्वर। अर्ध संवृत में कौन कौन से आ जाएंगे? ए, ओ। नेक्स्ट है हमारा विवृत स्वर। विवृत स्वर में कौन सा आ जाएगा? आ। अर्ध विवृत में कौन कौन से आ जाएंगे? अ, ए, औ। ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे? अर्ध विवृत स्वर हो जाएंगे। तो मैं अब आपको 2-3 टेबल एक्सप्लेन करूंगी, उन्हीं से ही बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट टेबल होगी हमारी हिंदी वर्णमाला के वर्णों का उच्चारण स्थान, और सेकंड टेबल होगी हमारी घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण तालिका। अब मैंने आपको जितना पढ़ाया है, एक बार मैं आपको उसको एक्सप्लेन करती हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया है? वर्ण पढ़ाया है, फिर वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? 2 भेद थे उसके, स्वर और व्यंजन। स्वर के भेद बताए थे मैंने, हर्ष, दीर्घ, और व्यंजन में क्या क्या बताया था? स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त, आगत, अयोगवाह, अन्य। ये सारे क्या हो जाएंगे? हमारे वर्णमाला के पार्ट हो जाएंगे। तो ये चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है अच्छे से। आप एक बार ये चार्ट देख लीजिएगा और अच्छे से। ये स्पर्श व्यंजन थे आपके 25 वर्ण। इसमें देखो हलंत लग रहा है, जब इसमें हलंत नहीं लगेगा तो मान लीजिए उसमें स्वर ऐड हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएंगे? हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। तो मैं अब आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। ये चीज भी मैंने आपको पढ़ा दी। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे था? स्पर्शी व्यंजन था सबसे पहले, ये मैंने आपको पढ़ाया। क से म वर्ग तक होता है। क से जो प वर्ग होता है वो सारा होता है। संघर्षी में ऊष्म व्यंजन आ जाते हैं, स्पर्श संघर्षी हो जाएंगे। नासिक्य में मैंने आपको बताया वो जो लास्ट का 5th वर्ड होता है। पार्श्विक बता दिया, लुंठित बता दिया, उत्क्षेपित बता दिया, अर्ध स्वर बता दिए। ये सारे ऐसे ही पूछ ले जाते हैं, तो ये मैंने एक टेबल रखी है, तो आप इसको भी अच्छे से देख सकते हैं। इसमें मैंने आपको सारे के सारे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। अब हमारी जो नेक्स्ट टेबल है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम। एग्जाम के पर्पज से ये टेबल तो आपको बस समझ लीजिए, रट ही लेनी है। इस टेबल से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको आपको अच्छे से करना है। हिंदी वर्णमाला के वर्णों का उच्चारण स्थान। तो सबसे पहला है हमारा कंठ।
क वर्ग। जो हमारा क वर्ग होता है, क वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं, क ख ग घ ड़, जितने भी होते हैं वो सारे किस में आ जाते हैं, कंठ में आ जाते हैं। अ आ जो शुरू के दो होते हैं, अ ए आ, ये दोनों वर्ण किस में आ जाएंगे, कंठ में आ जाएंगे। दोनों स्वर किस में आ जाएंगे, हमारे कंठ में आ जाएंगे। तो ये चीजें तो आपको याद करनी पड़ेगी, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, अच्छे से याद करिएगा। बस आप ये चीजें याद कर लेंगे ना तो आपको बहुत ईजी पड़ जाएगा। एक एक को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करती हूँ। जो हमारा क वर्ग होता है वो आता है कंठ में, च वर्ग तालु में आ जाता है, ट वर्ग मूर्धा में आ जाता है, त वर्ग दंत में आ जाता है, एंड जो प वर्ग होता है वो हमारा किस में आ जाता है, ओष्ठ में आ जाता है। तो आपको व्यंजन याद हो गए जितने भी थे। पहले तो आप ये याद करिए आराम से, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। 5 जो आते हैं बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, 5 ही, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। व्यंजन में क्या क्या आ गया, क से म तक, पहली लाइन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस टाइप से भी आप याद रख सकते हैं। और इसके बाद है हमारा स्वर। स्वर में क्या होता है, स्टार्टिंग के 4 आ रहे हैं, कंठ में अ, तालु में ई, ठीक है। इसके बाद मूर्धा में क्या आ जाएगा, री आ जाएगी। री का क्या हो जाएगा, ये जो हमारी दूसरी री प्रयोग होती है ये संस्कृत में होती है, लेकिन इस चार्ट को आपको दोनों में याद करना होता है, संस्कृत में भी और हिंदी में भी, तो इसलिए इसमें भी दिया हुआ है ये री और री। दंत में क्या आ जाएगा, र आ जाएगा। ओष्ठ में उ, अ से आप अनुमान लगा सकते हैं, उ, इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। नासिका, नासिका में क्या हो जाएगा, जो वो 5 वर्ड थे ना लास्ट वाले वर्ग के, क वर्ग, च वर्ग, जो लास्ट वाला होता है, ड़, अय, ण, न, म, वो सारे आ जाएंगे। और जो वो 2 उत्क्षेपित व्यंजन बताए थे मैंने, ड और ड़, वो सारे नासिका में आ जाएंगे। इसके अलावा है कंठ तालु। कंठ तालु में क्या आ जाएगा, ए, जो हमारे स्वर बचे हैं और 2 ए इसमें आ जाएगा। कंठोष्ठे में ओष्ठे, तो हम इसी याद है, कंठोष्ठे, ओष्ठे। ओष्ठे में क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। दंतोष्ठे में तो केवल एक ही आता है, वो चीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा क्या है, अंतस्थ व्यंजन, तो ये चीजें भी पता होनी चाहिए। जो य आता है आपका तालु में आता है, उष में श आता है, मूर्धा में र आता है, श किस में आता है, इस तरीके से आप याद करिए। देखिए इसे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे से। अभी आप छोड़ दीजिए इस वाले को, अभी आप छोड़ दीजिए, तालु से याद करिए। कंठ में मान लीजिए अभी कुछ नहीं है, तालु से याद रखिए यश, मूर्धा में याद रखिए रश, इन दोनों को मिला लीजिए तो आपको ज्यादा इजी पड़ेगा। तालु में यश और जो मूर्धा है उसमें रश, और जो दंत है हमारा उसमें आ जाएगा लस, ठीक है। आपको याद हो गया, तालु में यश, मूर्धा में रस, दंत में लस। तो इस टाइप से आप याद करेंगे तो आपको इजी पड़ेगा। नेक्स्ट है फिर 3 हो गए, कंठ को छोड़ के आप इन तीनों को लिखिएगा। कंठ में ऊष्म में क्या आ जाएगा, ह। अयोग वहां में क्या आ जाएगा, जो अ के बाद विसर्ग लगता है वो किस में आ जाएगा, हमारा कंठ में आ जाएगा। इसके बाद हमारा क्या है, ये तीनों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। नासिका में कुल मिला के जिसमें बिंदी होती है ना, बिंदी, अंगह और ये आह वाला, वो किस में आ जाएगा, नासिका में। दंतोष्ठे का मैंने आपको बता दिया। आप इस टेबल को एक बार लिखकर याद करिएगा, आपको बहुत इजी लगेगी, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है। तो एक बार आप अच्छे से इसको लिखिएगा और अच्छे से उसको पढ़िएगा। तो ये खत्म हो चुका है हिंदी वर्णमाला के वर्णों का उच्चारण स्थान। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, तो आपको इसको अच्छे से करना है। तो अब पढ़ते हैं हम घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, तालिका। तो हम पहले देखते हैं अल्पप्राण महाप्राण किसे कहते हैं। फर्स्ट नंबर पे आप ये देखिए, ये किस पर आ रहा है, फर्स्ट पे आ रहा है, महाप्राण सेकंड पे आ रहा है, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो आप इससे अभी इन दोनों को छोड़ दीजिए फिलहाल। ये देखिए क्योंकि यह क से म तक है, ये चीजें तो पता होनी चाहिए। क ख ग घ, ये क व च व ट व त व प व, तो ये पांचों के पांचों वर्ग हैं। तो पहला देखिए, आप क से म तक देखिए। पहले आप इस टेबल में देखिए, जो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड है वो अल्पप्राण में आ रहा है। तो आप ये चीज नोटिस करिए, जो अल्पप्राण होते हैं वो विषम होते हैं, जो महाप्राण होते हैं वो सम होते हैं। ये चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। पहले तो आपको ये क से म तक अच्छे से याद होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आप ये चीज याद रखिए, अल्पप्राण जो होते हैं वो पहला, तीसरा, पांचवा यानी विषम संख्या आ रही है। अच्छे से पता चल गया, जो अल्पप्राण है वो विषम होते हैं और जो महाप्राण होते हैं वो सम होते हैं, ये चीज पता चल गई। इसके अलावा क्या होता है, जो अल्पप्राण विषम वाले हो जाएंगे, क च ट त प ग ज ड़ द ब ड ण ण न म,
इसके अलावा अल प्राण में और कौन कौन से आ जाते हैं, य र ल, इन तीनों को भी आप एक साउंड में याद कर लीजिए, य र ल, तो ये सारे किस में आ जाएंगे, अल प्राण में आ जाएंगे। महाप्राण में क्या था, सम वाली संख्या आई थी, ख छ ठ थ फ घ झ ड़ द ब, ये वाली थी, और ये वाली, यानी 2 और 4 पे जितने भी वर्ड आ रहे हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, हमारे महाप्राण में हो जाएंगे। इसके अलावा जो ये श स स है, ये 3 चीजें हैं जो, ये भी हमारी किस में आ जाएगी, महाप्राण में आ जाएगी। तो इसको आपको एक जगह लिख लेना है। अल प्राण में क्या आ जाएगा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण पांचों के, और इसके अलावा क्या, य र ल, ठीक है। महाप्राण में दूसरा और चौथा आ जाएगा, और इसके अलावा क्या आ जाएगा, श स स। आई होप आपको ये अल प्राण महाप्राण अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मैंने इस वीडियो में पूरी वर्णमाला को कवर कर दिया है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इसके अलावा आपको कोई और वीडियो देखने की नीड नहीं है। आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से वर्णमाला अच्छे से समझ में आ जाएंगी। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सब में इम्पोर्टेंट होती है वर्णमाला, तो इसको आपको अच्छे से करना है। मैंने हिंदी स्टार्ट कर दिया है। हिंदी का फर्स्ट टॉपिक वर्णमाला ही होता है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो ये सारे टॉपिक इसमें पूछे जाते हैं। अल प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, ये सारी चीजें इसके अंदर पूछी जाती हैं। मैंने सब चीज को आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। और यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ भी डाउट हो इस टॉपिक में, तो आप मुझे वो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं उसका आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और यदि हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।